हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन आई एम बैक। हम लोग अभी इन दिनों कर रहे हैं बुक 2 का बिजनेस स्टडीज़ बुक 2 चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अभी तक जो किया वो ये किया कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल मार्केट्स की, क्या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फिर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने किया कि कैपिटल मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट भी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कवर कर ली है। सेकेंडरी मार्केट का हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। अब हम कोर सेकेंडरी मार्केट पर शिफ्ट हो रहे हैं कि आखिर सेकेंडरी मार्केट है क्या। सेकेंडरी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज। तो सेकेंडरी मार्केट को हम ऑल्टरनेटिवली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। एंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दो लोग, दोज हु वांट टू सेल देयर सिक्योरिटीज, दोज हु वांट टू परचेज एनी सिक्योरिटीज, दे कैन fulfill their objectives with stock exchange market. It doesn't matter whether that two firms knows each other or not, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो कि SCRA 1956 सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ये अभी चल रहा है। इसके अकॉर्डिंगली स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कोई एक पर्सन स्टॉक एक्सचेंज नहीं बना सकता, बहुत सारे लोग मिलकर ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, तो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट डेफिनेशन में दे दिया गया है, बट स्टॉक एक्सचेंजेस अभी तक इनकॉर्पोरेटेड ही रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? असिस्ट करना, कि शेयर्स को परचेज सेल करने में एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना। रेगुलेटिंग, ये रेगुलेट करना कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को एक्सप्लॉइट ना करे। और कंट्रोलिंग, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिसेस ना आए, फ्रॉड्स ना हो, ये सब कंट्रोल करना। द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, पूरा बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है, और डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, आप जो भी सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हो जिस तरह से भी, वो पूरा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के थ्रू होता है। अब बात यह आती है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है ना, उसमें बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, फिर भी हम एक बार एक ऑफिशियल रूप देने के लिए ना कर लेते हैं। जैसे कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया, डायग्राम कह दो, फ्लो चार्ट कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, हमेशा ध्यान रखना जो भी आपके 6 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत इज्जत दी जाती है। तो इसीलिए हमेशा पेपर को जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा ना, एक कोई भी क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 1 मार्कर असेंडिंग ऑर्डर में होता है, पहले कम मार्क्स, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है उन पेपर्स को बनाने का, इसीलिए पेपर को हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज आपका डिफ़िकल्टी लेवल, आपका स्टार्टिंग में वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं, देन आपके मेंटल एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, देन आपके क्लोजर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप किसी भी एक्सरसाइज में करते हैं। सेम यही आपका एग्जाम में भी चलता है पैटर्न। तो दिस इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टार्ट क्वेश्चन पेपर विद स्टार्टिंग, एंड 6 मार्कर क्वेश्चंस को इज्जत पूरी देनी चाहिए। इस तरह के फ्लो चार्ट्स, या जो मैं आपको अक्सर ये वाले बना के दिखाती हूँ, या कोई बहुत ज़्यादा हमें ऐसी ड्राइंग नहीं चाहिए, लेकिन एक बार अगर आपने एक डायग्राम बना दिया तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, इस बच्चे को आंसर अच्छे से पता है। बिकॉज चार्ट की फॉर्म में पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन वही बच्चा दे पाएगा जिसको एक्चुअली में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आप कुछ भी लिखना शुरू कर दोगे रैंडमली। बी ऑर्गेनाइज्ड इन राइटिंग योर आंसर्स। जितना ऑर्गेनाइज्ड होके लिखोगे, इस तरह से आप चार्ट बना दोगे। तो आपने
कोई भी एक मेथड यूज कर लिया, उस मेथड के अकॉर्डिंगली आपने बना दिया। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो भी हमारी सिक्योरिटीज हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, तो जो भी सिक्योरिटीज हैं उनको एक मार्केटेबिलिटी मतलब सेल परचेज करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है, प्लस लिक्विडिटी, whenever you want to convert your shares in a liquid form, there is a platform available to you and which is very safe and secure. प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कोई भी कॉमोडिटी हो, चाहे सर्विस हो, चाहे फॉरेन करेंसी हो और चाहे सिक्योरिटीज हो, प्राइसिंग के बाद जैसे ही आती है हम बात करने लग जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। तो डिमांड एंड सप्लाई जिस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो दे हेल्प टू एस्टैब्लिश प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। देन सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स वेरी ऑब्वियस है, एक लीगल फॉर्म है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसकी वजह से कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारी ट्रांजेक्शन्स बहुत सेफ हैं, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, देन इन्वेस्टमेंट, ये जो पूरा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस में कोई ना कोई गेन ज़रूर करते हो, आप कभी भी लॉस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करोगे। वेरी ऑब्वियस है, इफ़ यू परचेज शेयर्स फॉर ₹10,000, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आ जाए, you will never sold those shares below 10,000 or even at 10,000. You will prefer to sold that shares मोर देन 10,000 रुपीज़। और आपकी पूरी कैलकुलेशन रहेगी, इसके लिए कोई कॉमर्स स्टूडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी ये बहुत अच्छे से समझ पाएगा। आपको बचपन में 6-7 स्टैंडर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करवा दिया जाता है, तो ये बेसिक थिंग होती है। 10,000 की चीज़ है, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट भी लगाती हूँ 5% का भी, तो भी 5% का सिंपल इंटरेस्ट से भी मुझे 500 रुपये तो एक्स्ट्रा मैं 1 साल बाद बेचूंगी। दिस इज़ द मिनिमम, बेयर टू मिनिमम, कि 1 साल बाद मैं कहूँगी भैया मुझे सिंपल इंटरेस्ट तो मिले 5%। एंड वेरी ऑब्वियस है, व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर्स यू विल नॉट गो फॉर 5%, बिकॉज 4, 5, 6, 7% तक तो हमें बैंक में भी मिल रहा है। इफ़ यू गो टू इन्वेस्ट इन शेयर्स यू वांट 10, 12, 15, 20% रिटर्न्स, यू नीड मोर। सो आपके पास ये जो प्रोसेस होता है कि आप अपने शेयर्स को सेल करते हो, फिर पैसे को कहीं और लगाते हो, फिर री इन्वेस्ट करते हो, फिर डिसइन्वेस्ट करते हो, ये पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करता है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना आपका मनी फ्लो करेगा मार्केट में, जितना मनी सप्लाई मार्केट में होगा, उतना ही ज़्यादा कोई भी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये बात मैंने पहले के सेशंस में भी बोली है कि जितना आप दबा के रखोगे अपने पास, उतनी वो चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो फ्लो इज़ नेसेसरी। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, तो लोगों को ये एक हैबिट बने, लोगों को एक ये आदत पड़े कि हाँ हमें इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपको इससे स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि आपको एक सेफ जोन दे रहा है, तो यू फील सिक्योर एंड यू आर मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। देखो, स्पेकुलेशन वर्ड को ना हर कोई बहुत ही नेगेटिव टर्म में समझता है। स्पेकुलेटिंग, सट्टेबाजी, ओहो ये तो जुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। टू सम एक्सटेंट स्पेकुलेशन इज गुड फॉर एन इकोनॉमी, बिकॉज अगर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत दिक्कत आएगी। कहते हैं ना हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ आपको रिस्क लेने को कहती हैं, और वो रिस्क लेना ज़रूरी है, तभी मार्केट रन करेगी। अगर हर कोई, आप कोई भी नई जगह एक्सप्लोर करते हो, आप क्या कहते हो, जब जाएंगे तभी तो जानेंगे। तो कोई भी नई जगह एक्सप्लोर करने में भी तो एक होता है ना, अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता। किसी नई रेस्टोरेंट को ट्राई करना है, न्यू रेस्टोरेंट अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता। हो सकता है आपको इतना अच्छा लगे कि आप दोबारा भी जाओ, हो सकता है आपको बुरा लगे। इन द सेम मैनर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट, जब तक कि वो एक सेफ जोन में चल रही हैं, जब तक कि उसमें ग्रीडीनेस नहीं आ गई है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ आर बैड व्हेन ग्रीडीनेस एंटर्स इन दिस। अगर आप ग्रीडीनेस को छोड़ के दिमाग से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हो, एंड दैट बिकम्स अ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, दैट इज गुड फॉर यू, फॉर नेशन, इन एवरीवन। ओके,
तो इस तरह से ये हमारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक सेफ जोन प्रोवाइड कर रहा है टू अकम्प्लिश ऑल दीज एक्टिविटीज़। गॉट इट? तो अब ये सब कुछ करने के बाद हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम बड़े इम्प्रेस हो गए, अब तो मैम हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, अब बताओ करते कैसे हैं। एक कॉमर्स का स्टूडेंट को ये बहुत ज़्यादा जानना होता है। जब बच्चे कॉमर्स लेते हैं ना तो फर्स्ट क्लास में मेरे से आके पूछते हैं, 11th में स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस में, मैम ये हम लोग शेयर्स में सीखेंगे ना, मैम ये शेयर मार्केट क्या होती है, ये यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। जोश होता है स्टार्टिंग में। कॉमर्स इज एसोसिएटेड विद शेयर मार्केट, जबकि मैंने बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको कॉमर्स का कुछ नहीं पता फिर भी वो शेयर मार्केट में बड़े सक्सेसफुल है, बिकॉज शेयर मार्केट directly doesn't mean with the commerce. Share market is just your assessment, your foresightedness. तो शेयर मार्केट में काम करना है तो उसके लिए आपको बहुत दूरदर्शिता जिसे कहते हैं ना वो चाहिए, प्लस आपको थोड़ी समझ चाहिए, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये सब चाहिए होता है, और एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म तो ये मिला ही हुआ है, ठीक है। एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे कि मेरी तो बिल्कुल नहीं है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आई नेवर इन्वेस्ट इन शेयर्स, जबकि मैं कॉमर्स टीचर हूँ पिछले 23 साल से, स्टिल, बिकॉज मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो ये सबका नेचर होता है। अब कोई बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि बीइंग अ कॉमर्स टीचर आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो ऐसा होता है बच्चे, ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल एक हर एटलीस्ट कॉमर्स के स्टूडेंट को तो ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर डील करना है, अगर सिक्योरिटीज़ में डील करना है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अब करते हैं प्रोसीजर फॉर डीलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। देखो क्या होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज है, इस स्टॉक एक्सचेंज में एक मेन कंप्यूटर टर्मिनल है, मेन कंप्यूटर, और इसके ये जो मेन कंप्यूटर है इसके ये सारे टर्मिनल्स ऑल ओवर कंट्री फैले हुए हैं। ये सारे टर्मिनल्स हैं जो ऑल ओवर कंट्री फैले हुए हैं। एक मेन कंप्यूटर सिस्टम है, उसके सब जगह से कंप्यूटर टर्मिनल्स फैले हुए हैं, और ये सारे कंप्यूटर टर्मिनल ब्रोकर्स के अलग अलग तरह के ब्रोकर्स के पास हैं जो आपके लिए सिक्योरिटीज़ में डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो ब्रोकर्स होंगे, तो बेसिकली पहले जो स्टॉक मार्केट था वो, अगर आप लोगों ने कोई पुरानी मूवीज़ देखी हो, या अभी चलो पुरानी मूवीज़ ना भी देखी हो, अभी लेटेस्ट जो हर्षद मेहता वाला सीरीज़ आई है उसमें भी अगर आपने स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखे हों तो उसमें तुमने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल में सब चीख चीख के ये इतने का, ये इतने का, इतने का, ऐसे सब बिल्कुल ऐसे चीख रहे होते हैं, सबकी आवाज़ें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। वहाँ पे खड़े होके उनका एक यूनिफॉर्म कोड होता है, सिर्फ उससे पता लग जाता है कि ये ब्रोकर है। और अगर इफ़ यू नोटिस तो उसमें कलर कोड्स रहते हैं कि अच्छा ये इसका है ना इसलिए इसका ये कलर कोड है, तो वो अपना लिखते रहते हैं पर्चे पे कुछ 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 कुछ। तो पहले वो सिस्टम था। अब उसके थ्रू जब आप ऐसा करते हो तो बहुत सारे गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। जो रेट उन्होंने बोला, जो रेट वहाँ सामने बोर्ड पे लिखा गया वो है। तो डिमांड एंड सप्लाई इमीडिएट इफेक्ट नहीं डाल रही होती थी। फिर आ गया कंप्यूटर सिस्टम, अब सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। अब स्टॉक मार्केट फ्लोर से हटके ब्रोकर के ऑफिस में एक कंप्यूटर में सीमित होकर रह गई। अब तो और ज़्यादा अच्छा हो गया, अब तो वो कंप्यूटर भी, पहले तो डेस्कटॉप था, अब तो वो कंप्यूटर भी आपका लैपटॉप में आ गया, और अब तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो। तो अब आप एक फ़ोन पे सीमित हो गए। और सिंपल सी बात है, आप ब्रोकर से कहोगे ना, वो कहेगा कि देखो स्क्रीन पे आप खुद ही खोल के देख लो, ये वहाँ पे ना ऐसा होता है, जिसका प्राइस बढ़ता है ना वो ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसका प्राइस कम हो रहा होता है ना वो रेड कलर का हो जाता है। और तुम देखोगे पलक झपकते ही ना वो रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंसी है। ब्रोकर कहता है ये देख लो, आप देख लो, बताओ इसमें से कौन सा लेना है, ये रेट है, ठीक है। तो बहुत ही ईजीली काम हो रहा है। इसके लिए आपको हमेशा अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अभी मैं उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सिंपली
अगर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप पहले लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करने के बाद अपना लॉगिन पासवर्ड यूज़र नेम डालोगे, उसके बाद आप एंटर करोगे, देन यू शॉप। सेम मैनर में यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम मिल जाता है, वो यूज़र नेम आप यूज़ करोगे, लॉगिन करोगे, साइट पे जाओगे, सारे शेयर्स की लिस्ट स्क्रीन पे नज़र आएगी, यू चूज़ फ्रॉम दैट थिंग। तो ये पूरा का पूरा अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गया, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपके ऊपर ट्रांसपेरेंसी बहुत है। अब ब्रोकर ने जो बोला वो ये नहीं कि वही मानना पड़ेगा, जो ब्रोकर ने कहा वो सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। और इसमें कोई बहुत हाईटेक नॉलेज, बहुत हाईटेक नहीं चाहिए, आप बहुत आराम से डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, आप खोलोगे, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आएगा। ऐसे एरोज बने होते हैं, ऐसे बने होंगे एरो, तो ये वाला जो एरो होगा ये ग्रीन होगा, ठीक है ना, जिसके रेट अप जा रहे हैं। जो ये वाला एरो होगा ये रेड होगा, तो पता लग जाएगा इसके डाउन जा रहे हैं। और जब कभी ऐसा होता है कि कोई, अगर उनको लगता है ना स्टॉक मार्केट को कि किसी शेयर्स में कुछ मैनिपुलेशंस हो रही हैं या अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, या उनको ऐसा लगता है कि कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो वो लोग फ्रीज़ भी कर देते हैं कि इसमें आप डील नहीं कर सकते, तो फ्रीजिंग भी हो जाती है इस तरह से। तो आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ट्रांसपेरेंसी है, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। फिर एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, इंफॉर्मेशन आपको सही मिल रही है और आप काम जल्दी कर पा रहे हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने उसको बोला, फिर उसने चेक करा, फिर उसने आपको बताया, इन सब में तो पता नहीं बहुत कुछ बदल सकता है। शेयर मार्केट में तो 1 घंटे में दुनिया बदल जाती है, तो पहले यही तो होता था। और इन सब के ड्रॉबैक्स इतने ज़्यादा थे, इसी की वजह से तो फिर इतना कंट्रोल आया कि सेबी हुई, जो भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, कि सेबी हुई, तो सेबी को हमने बनाया। बात वही है कि अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो आपका टाइम बहुत रिड्यूस हो गया, आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट आने लग गई, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो रहा, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं हो रही, आप कम टाइम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, आपके पास एक करेक्ट लीगल फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही है, एकदम एक्यूरेट। प्लस आप लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, बिकॉज अब आप ग्लोबल हो गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर पहले बैंक में पैसे जाके जमा कराने होते थे, फिर जाके ही विड्रॉ करने होते थे, तो हमें याद है हमारे बचपन में इतनी लंबी लाइन होती थी जब हम लोग कॉलेज में थे और हमें ये बोला जाता था पैसे जमा कराने जाना है बैंक में। वी यूज टू स्टैंड फॉर 30 मिनट्स 40 मिनट्स इन दैट लाइन, इतनी लंबी लंबी लाइन, बैंक के बाहर तक की लाइन होती थी पैसे जमा कराने के लिए और विड्रॉ करने के लिए। फिर वो टोकन नंबर देते थे, फिर वो आवाज़ देते थे टोकन से, फिर हम जाते थे और लेते थे, तो बहुत टाइम लग जाता था। आजकल क्या है, जाओ एटीएम से निकाल लो, और अब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आप कहीं भी पेमेंट कर दो। ऐसा थोड़ा ना है कि आपके पास कैश नहीं तो पेमेंट नहीं कर सकते। मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट भिजवा दिया, पेमेंट हमने कर दी, मम्मी जब कमाओगे तो करोगे ना, ऐसा कह रहे हैं मम्मी चिंता मत करो, बोलो क्या खाना है। तो ये सब जो होती हैं क्या है, आप कहीं भी हो, आपके लिए जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रही हैं, तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रही तो आपके लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि कहीं भी बैठे हुए डील कर सकते हैं, किसी भी टाइम डील कर सकते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि मार्केट ओपन होने का और बंद होने का टाइम है, तो अगर आपको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो उसी टाइम में ही करनी होती हैं, ठीक है। मॉर्निंग 9:30 मार्केट ओपन होती है, सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब कोई भी ब्रोकर हो, आएंगे सारे घूम फिर के वहीं, मतलब अगर 20 भी ब्रोकर है ना, तो 20 के 20 ब्रोकर सेम प्राइस देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ब्रोकर कुछ हो, कोई मैनिपुलेशन है ही नहीं, एक सिंगल कॉमन प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्ट डील कर रहे हैं, यू कैन सी एट योर होम, ब्रोकर कैन सी एट देयर ऑफिस, कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, एवरीबॉडी इज सीइंग ओनली वन रेट, तो कोई इसमें मैनिपुलेशंस नहीं है। तो ये हमने कहा कि ये हमारा स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम असली वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। चल, हमारे पास टोटल 8 स्टेप्स हैं डील करने के लिए, जो भी प्रोसेस है हमारा उसमें 8 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, इन 8 स्टेप से भी पहले एक स्टेप है, ये सोचना कि हमें शेयर्स में डील करना है, अपने दिमाग को पूरा रेडी करना। ये
प्री रिक्विजिट है, ठीक है। तो ये तो हमारे ऑफिशियल स्टेप्स हैं। एक अनऑफिशियल स्टेप भी है कि पहले अपने दिमाग को तैयार कर लो, भाई करना है, ठीक है, तो भाई करना है। तो पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। आपको कोई ना कोई ब्रोकर ज़रूर चूज़ करना होगा। मतलब स्टॉक एक्सचेंज और आपके बीच में एक ब्रोकर जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज में डील करेंगे। जैसे कि आजकल आप लोगों ने बहुत सारी ऐप सुनी होगी, ज़ीरोधा करके है, ग्रो है, ये सारे क्या हैं, ये ब्रोकर्स ही हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सब भी आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि ओपन डीमैट अकाउंट विद अस। डीमैट अकाउंट इज डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो टू कन्वर्ट सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डीमेटेरियलाइजेशन। तो हमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, एग्जैक्टली सेम विद द जैसे बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो वो डीमैट अकाउंट आपको कमर्शियल बैंक्स भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आजकल ब्रोकर वाली चीज़ ऑलमोस्ट हर बैंक करने लगा है। अगर पहले के देखें तो शेर खान वगैरह जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ये सब भी होते हैं। काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब ब्रोकर का काम भी करती हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें कि आपको किसी कंपनी से वैसे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ग्रो एंड ज़ीरोधा, ये सब आपके ब्रोकर हैं। तो आपको ये चूज़ करना होगा मुझे किसके साथ करना है। अब बात ये आती है कि चूज़ करने की क्या बात है, सब एक जैसे ही तो होंगे, नहीं होते। हर ब्रोकर के ना कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। तो कुछ ब्रोकर्स के ट्रांजेक्शन, और हर सिक्योरिटी में हर ब्रोकर डील नहीं करता। तो कौन से ब्रोकर के पास मैक्सिमम लॉट ऑफ सिक्योरिटीज है, दैट मैटर्स। तो जब भी ब्रोकर चूज करें तो पूरी रिसर्च करके ब्रोकर चूज करें कि आखिर ये हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ये प्राइवेट बैंक्स हैं, ये लोग कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हमें पोर्टफोलियो में देने वाले हैं। ग्रो, ज़ीरोधा, शेर खान, ऐसे करके बहुत सारी और कंपनीज़ हैं, ये हमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में डील करने को कह रही हैं। तो होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बड़ा पोर्टफोलियो कोई देगा, पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, वेराइटी ऑफ सिक्योरिटीज़ कोई देगा, उतना आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। आपके पास चॉइसेस होने चाहिए। तो वो चॉइसेस आपको मिलती हैं, वो आपको बहुत समझदारी से पूरा रिसर्च करके अपना ब्रोकर चूज़ करना है। ब्रोकर चूज़ करने के बाद आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जिसे हम बेनिफिशियरी ओनर भी कहते हैं। डीमैट अकाउंट बिल्कुल जैसे कोई बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, वैसे तो वो आजकल आधार से ही हो जाता है, और एक पैन कार्ड। बेसिकली देखा जाए तो ये दो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे कई बार बर्थ सर्टिफिकेट अलग से भी मांग लेते हैं, और उसके अलावा रेजिडेंशियल प्रूफ मांग लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बट मेजरली जो मैंडेटरी है एज पर स्टॉक एक्सचेंज रूल्स, पैन इज़ मैंडेटरी। विदाउट पैन आप ओपन कर ही नहीं सकते। आधार मैंडेटरी है, आधार के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तो मैंडेटरी हैं, इसके बिना तो यू कांट गो। तो अगर आप ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स की अपने पास एक इमेज फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में अपने सिस्टम पे रख के रखना, ताकि क्योंकि आपको वो चाहिए ही होगा, आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, ये आपके साइन चाहिए होंगे, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए होंगी, जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट है जिससे आप अपना डीमैट अकाउंट को ज्वाइन करेंगे। भाई डीमैट अकाउंट तो आपका सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए है। अब सिक्योरिटीज़ में डील करना है तो उसके लिए आपको पैसा डालना भी होगा और पैसा विड्रॉ भी करना होगा। तो यू हैव टू लिंक एनी और सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, जनरली सेविंग अकाउंट ही करते हैं, उसको अपने डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा। तो बैंक डिटेल्स चाहिए होंगी। तो वही सब मेजर चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। और ये आप डीमैट अकाउंट जो भी आपने ब्रोकर चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आपका ब्रोकर और आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जनरली सेम होते हैं, बट ये अलग भी हो सकते हैं। लाइक मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया ग्रो के साथ, ठीक है। तो मैंने अपने उस बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को ग्रो के साथ अटैच कर दिया। तो इस तरह से हम अपना डिपॉजिटरी एंड ब्रोकर अलग भी हो सकता है, बट
ये हमारी सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पूरा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस हम सेल के लिए भी कर सकते हैं और परचेज के लिए भी कर सकते हैं। मैंने अपने ब्रोकर को बोला कि मुझे सेल करनी है, मेरे पास ये सिक्योरिटीज़ है, मुझे ये प्राइस चाहिए, ये सेल करना है, मुझे परचेज़ करनी है, मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो और मुझे इतना रिटर्न चाहिए, तो कौन सी सिक्योरिटीज़ में करना चाहिए। दे आर सजेस्ट यू ऑल्सो। तो आप सेल एंड परचेज दोनों के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर आपका ब्रोकर ऑर्डर को मैच करता है कि जो आपने रिक्वायरमेंट दी हैं और जो उसके पास अवेलेबल हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको मैच करके वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जीक्यूट आपको कंफर्मेशन दे देगा कि भाई ये ऑर्डर अब आपने जो दिया था ये प्लेस मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो आजकल सब करते हैं, सबको आती है, ये समझ लो वैसे ही सही कुछ है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपको मान लो अमेज़ॉन है, तो अमेज़ॉन क्या है, एक तरह से मीडिएटर ही तो है। आप उसके ऊपर बहुत सारे सेलर्स ने अपना सामान डाला हुआ है, आप परचेज़र हो, आपने उसमें अपना ऊपर सर्च में आपने डाला कि मुझे ये चाहिए, वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, फिर आपका ऑर्डर मैच करके फिर वो परफेक्ट मैच दे रहा है, बेस्ट सेलर लिखा हुआ दे रहा है, फिर आपने ऑर्डर प्लेस किया, एग्जीक्यूट किया, फिर आपका ऑर्डर कंफर्म हुआ, फिर वो आपको एक आपका ऑर्डर आईडी दे देता है। तो यही सब तो हो रहा है, यही सब यहाँ हो रहा है कि उसके बाद विदिन 24 आवर्स जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, विदिन 24 आवर्स एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में सब कुछ मेंशन होता है, कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, कितने रुपीस पे लिए हैं, पूरा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पूरी डिटेल्स, डेट, टाइम, एवरीथिंग सब कुछ उस पर मैंशन होता है। और आपको एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर मिल जाता है, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर, जो आपको फर्दर कभी भी उस ऑर्डर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास एक यूनिक आईडी होता है। आप दिन में 4 बार ट्रांजैक्शन करेंगे, आपको 4 यूनिक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन की 4 ट्रांजैक्शंस का सेम आईडी चलेगा, नहीं चलेगा। आप दिन में 10 ट्रांजैक्शंस करेंगे, 10 बार आपको यूनिक आईडी इशू होगा, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ शेयर्स। अब आपको अगर आपने सेल किए हैं तो डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड और पेमेंट ऑफ शेयर्स बॉट। आपको अगर खरीदे हैं तो उसकी पेमेंट करनी है, और अगर आपने सेल किए हैं तो अपने शेयर्स आपको डिलीवर होने करने हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हम अगर खरीद रहे हैं तो पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पर पेमेंट के लिए सेटलमेंट ऑफ डील आता है। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास ना, एक पहले तो T+2 T+3 वाली ऑप्शन थी, लेकिन अब T+2 की ही ऑप्शन है। T+2 का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन के बाद 2 दिन के अंदर आपको करनी होगी, ट्रांजैक्शन के बाद 2 दिन के अंदर आपको सेटलमेंट करनी होगी। अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर कर देते हो तो वो पे इन डे हो गया, और अगर आप 2 दिन बाद कर रहे हो, जब एग्जैक्ट डे आ रहा है, तो आपका पे आउट डे हो गया, ठीक है। तो तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग ना बस खरीदने बेचने में प्रॉफिट बहुत कमा लेते हैं। एक्चुअली 2 दिन का समय लगता है, 2 दिन, ये 2 दिन बहुत होते हैं। हु डज फ्रीक्वेंटली डू ट्रांजेक्शन्स इन शेयर मार्केट, वो एक दिन में कई ट्रांजेक्शन खरीदना बेचना करते हैं, और उन खरीदने बेचने में वो इतना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, और फिर सेटलमेंट के दिन उनके पास प्लस में आ जाता है। Sometimes they don't invest so much of money and they gain so much of money. तो this is so attractive, so lucrative. But problem यही है कि अगर ये इतना प्रॉफिट दे सकता है तो ये लॉस भी दे सकता है। So you have to be very careful. जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि speculation is good, investment is good, share market is good, everything is good, nothing is bad. कुछ भी बैड तब होता है जब वो ओवर हो जाता है, तो अति बुरी है। प्रॉपर रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं होता, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लीजिए, ठीक है। मैं तो अभी भी कभी मेरा बहुत मन करा, एक बार बीच में मुझे लगा, सब लोग मुझे जब इतना टोकते थे ना, तो मुझे भी लगा कि हाँ यार करना तो चाहिए, बट पढ़ाना और एक्चुअली में मार्केट की खबर लेना 2 डिफरेंट थिंग्स। तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छे पढ़ के बड़े अच्छे पहुंच गए, मैंने उन लोगों से समझा, मैंने कहा भाई ये बताओ कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, कैसे हम ये करें। तो उन्होंने मुझे पूरा ऐसे
ज्ञान दिया, कहते हैं मैम वाह क्या बात है, आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो बात वही होती है कि कोई बुराई थोड़ी ना है, आई नो थियोरेटिकल नॉलेज, आई नो द प्रोसेस, बट कौन सी सिक्योरिटी अच्छी है तो हमें तब मैदान में उतरेंगे तब पता चलेगा। तो इफ कभी भी ऐसे मत सोचना कि देखो उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया कितना अमीर हो गया, और डर के भी नहीं रहना कि अरे उसने लगाया उसका तो सब बिक गया। नो, अपने सेंसेस को लूज नहीं करना, ग्रीडीनेस नहीं आने देनी, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करके यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हमारा आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। आप लोग को जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगेन 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 आई एम टेलिंग यू, आंसर राइटिंग इज मस्ट। आपको कितनी भी नॉलेज हो, इफ़ यू कांट राइट आंसर्स इन अ वेल मैनर्ड वे, आपकी सारी मेहनत बेकार है, आपकी सारी नॉलेज बेकार है। हम कितना भी कह दें नॉलेज इज सुपर पावर, बट मार्क्स कहीं ना कहीं मैटर करते ही करते हैं, फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे वो CUET हो। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अपने आंसर्स राइट करके भी मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उनमें भी आपको मिस्टेक्स अगर कोई होंगी तो बता दूंगी। आप लोगों को अगर किसी और चैप्टर के लिए पहले चाहिए वीडियोस तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि मैम इस चैप्टर की वीडियोस, इस कॉन्सेप्ट की वीडियोस दे दो हमें पहले, मैं वो पहले अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो यू कैन मेल अस ऑल्सो, आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर द चैनल। ओके, चलो गुड लक।